कि आदमी अपना उत्थान कैसे कर सकता है विशुद्ध अपनी मेहनत के सहारे, बिना अपनी परिस्थितियों को दोष दिए। हम किस शहर में हैं, हम कैसे कॉलेज में हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, हमारा सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, इन सब को परे करते हुए मतलब 19वीं शताब्दी के अंत में जिस आदमी की पैदाइश हुई हो और जिसने हिंदुस्तान का पहला आदमी जिसने विदेश से जाकर इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया, आज 100 साल बाद भी हम में से कितने हैं जो ये साहस करें कि यह सपना बुने कि हम जाएंगे और हार्वर्ड में पीएचडी कर लेंगे। वो आदमी 100 साल पहले इस सपने को बनाकर और पूरा कर सकता था, जबकि उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति कहीं से भी अनुकूल नहीं थी। वो साहस, वो अध्यवसाय, वो जिद्द, कुछ अच्छा सा करने की, कठिन परिस्थितियों से लड़कर भी, ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा सीखने की है। अब चूंकि अम्बेडकर अध्ययन केंद्र का कार्यक्रम प्रासंगिकता पर हमें बात करनी है, कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि अम्बेडकर का प्रसंग था क्या और वर्तमान प्रसंग है क्या। तब तो समझ में आए कि जो उस समय मौजूद था, जो उस समय जरूरी था, वो इस समय जरूरी है कि नहीं। और ये काम करने के लिए सबसे जरूरी है कि जिस अम्बेडकर को हम ऑलमोस्ट पूजते हैं, मूर्तियां सजाते हैं, उन्होंने ऐसा कीमती क्या किया था कि हमने उनको उस पेडेस्टल पर बैठाला। अम्बेडकर ने सबसे बड़ा काम ये किया था कि साहस के साथ जो स्थापित व्यक्तित्व और मान्यताएं थे उनके खिलाफ खड़े होकर उनको प्रतिरोध करने का साहस दिखाया। एक इतिहास पुरुष थे मनु, जिन्होंने 2000 साल पहले कुछ कहा। उनकी आलोचना अम्बेडकर की कहां तक सही है, कहां तक गलत है, कहां तक अतिवादी है, तो बात की बात है। लेकिन असली बात है कि यह हिम्मत करना कि हम मनु के खिलाफ हिंदुस्तान में आवाज उठाएंगे। दूसरा आदमी जो समकालीन थे, गांधी के व्यक्तित्व के आगे सब मौने थे, लेकिन उस गांधी के खिलाफ आमने सामने खड़े होकर प्रतिरोध करना, ये उस समय के किसी दूसरे व्यक्ति के बस में नहीं था। बाद में उनका क्या मॉडिफिकेशन हुआ, गांधी से उनके रिश्ते क्या बदले, ये अपनी जगह पर है। लेकिन इस सीमा तक जाना कि उनके खिलाफ पर्चा लिखकर, और जहां पर उन्हें पढ़ा जाना था, जब उन लोगों ने उन्हें बुलाने से इनकार कर दिया तो उसको छपवा कर बंटवाना। बाद में गांधी ने उनके पर्चे का जवाब भी दिया अपने अखबार में। अभी हम लोग इस पे नहीं जा रहे हैं कि उस पर्चे का कंटेंट क्या था, आलोचना के बिंदु क्या थे। बात असली ये है कि उन्होंने जहां पर ऐसा उचित समझा वहां पर प्रतिरोध किया, आलोचना करी, इवेल्युएशन किया, मूल्यांकन किया। गांधी का भी किया, अपनी परंपरागत व्यवस्था का भी किया, मनु का भी किया, अंग्रेजों की नीतियों का भी किया। ये चीज अम्बेडकर को पेडेस्टल पर खड़ा करती है। हमारी परंपरा की एक बड़ी भारी प्रॉब्लम है आइकनाइजेशन, आदमी पर देवत्व आरोपित करना। आप प्रासंगिकता का अध्ययन कैसे कर सकते हो अगर सिर्फ आपके पास प्रशंसा के सुर है? इवेल्युएशन, क्रिटिकल एनालिसिस, सामान्य रूप से दुनिया में क्या हो रहा है वो बात अलग है, लेकिन अगर हम अध्ययन केंद्र पर खड़े होकर बात करते हैं तो हमको एनालिटिकल होना चाहिए, इवेल्युएटिव होना चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस होनी चाहिए। अगर आप खुद अम्बेडकर का जीवन देखें गौर से, तो जो सन 32 के अम्बेडकर थे वो सन 50 के अम्बेडकर नहीं थे। एक ग्रेजुअल एवोल्यूशन था, उस व्यक्ति का विकास हो रहा था, यही चीज उसको बड़ा आदमी बनाती है। और ये चीज सिर्फ अम्बेडकर के साथ नहीं, गांधी, अफ्रीका में गांधी जब बोअर युद्ध में इन्वॉल्व हुए और जिस समय वो अंग्रेजों के लिए नर्सिंग का काम कर रहे थे, वो गांधी और जो क्विट इंडिया मूवमेंट का गांधी, दोनों गांधी में फर्क है। जो गांधी बैरिस्टर बनने गए थे वो डिफरेंट थे, जो गांधी यहाँ पर आए वो डिफरेंट थे। जयप्रकाश नारायण घनघोर कम्युनिस्ट थे, उसके बाद वो सर्वोदय आंदोलन में पहुंच गए। इवोल्यूशन। अब प्रश्न ये उठता है कि वो उस जमाने में जो लोग अपनी बातें कह रहे थे, अगर वो मौजूद होते तो क्या उनका वैचारिक इवोल्यूशन सन 47 या सन 50 या सन 60 या सन 35 के आगे न होता? आज की जो स्थितियां हैं, क्या उसमें वो उसी पर टिके रहते जहां पर वो थे? इवोल्यूशन यही खास बात थी, एक रिजिड, अपने विचार पर दृढ़ता एक चीज है और किसी जगह पर रिजिड हो जाना ये दूसरी बात है। ये काम न गांधी ने किया, न अम्बेडकर ने किया, न जयप्रकाश नारायण ने किया। अगर हम रिजिडली आइकोनाइज्ड करते चले जाते हैं तो दरअसल हम उस आदमी के साथ
गलत कर रहे हैं, जिसके लिए हमने अध्ययन केंद्र बनाए हैं, जिसके लिए हमने मूर्तियां बनाई हैं, हम उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं करते। आइकोनाइजेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हमें किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को उठाकर उस आदमी को पेडेस्टल पर खड़ा कर देते हैं। अम्बेडकर की जब भी बात होती है तो बात यहां से शुरू होती है और यहीं पे खत्म होती है कि उन्होंने जो दलित जातियां थी उनके लिए बहुत कुछ किया और उन्होंने रिजर्वेशन ले आया। हमें नहीं पता कि अगर अम्बेडकर अभी होते तो रिजर्वेशन के कितने पक्षधर होते या कितने विरोध में होते, या उन्होंने किस रूप में उसको संविधान में रखा था उसी रूप में वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अम्बेडकर जाटों के रिजर्वेशन के पक्ष में होते या विरोध में होते, इसके लिए बहुत बड़ी क्रिटिकल एनालिसिस की जरूरत है पूरे अम्बेडकर के थॉट प्रोसेस की। लेकिन ये तय बात है कि वो जहां पर थे वैसे के वैसे न रहते। लेकिन हमारा ये कहना है कि जब आप उसको प्रॉपरली इवेल्युएट करो तो आप पाओगे कि ये आरक्षण और हरिजन किताबें हैं, 35-40 किताबों में से 11-12 किताबें इकोनॉमिक्स पर, इंडियन करेंसी पर, इंडियन ट्रेड कॉमर्स